न्यूज कक्षा 10वीं लेखाशास्त्र 224 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर 0 नवीनतम अपडेट अकाउंटेंसी 224 प्रश्न 1 लेखांकन और बही खाता के बीच अंतर बताएं। उत्तर बही खाता लेखांकन वही खाता पद्धति केवल वित्तीय लेनदेन की पहचान और रिकॉर्डिंग से संबंधित है। लेखांकन से तात्पर्य किसी संगठन के वित्तीय आंकड़ों को सारांशित करने, व्याख्या करने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया से है। वही खाता पद्धति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेखांकन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। वही खाता के मामले में ऐसा नहीं किया गया। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वही खाते में किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। लेखांकन डेटा का विश्लेषण करता है और व्यवसाय के लिए अंतर्दृष्टि बनाता है। वही खाता से संबंधित व्यक्ति को बुककीपर के रूप में जाना जाता है। लेखांकन से संबंधित व्यक्ति को अकाउंटेंट कहा जाता है। प्रश्न 2 लेखांकन के लाभ एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर वित्तीय लेखांकन के लाभ व्यावसायिक अभिलेखों का रखरखाव सभी वित्तीय लेन देन को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाता है ताकि स्मृति पर निर्भर होने की आवश्यकता न हो। मानव स्मृति अपने स्वभाव से ही सीमित होती है। लेखांकन इस सीमा को पार करने में मदद करता है। वित्तीय विवरणों की तैयारी व्यवस्थित अभिलेख लेखाकारों को किसी विशेष लेखा अवधि के दौरान लाभ या हानि का पता लगाने के लिए वित्तीय विवरण ट्रेडिंग और लाभ एवं हानि खाता तथा किसी विशेष स्लेट पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बताने के लिए बैलेंस शीट तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। परिणामों की तुलना व्यावसायिक अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव लेखाकार को एक वर्ष के लाभ की तुलना पिछले वर्षों के लाभ से करने में सक्षम बनाता है, जिससे परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पता चल सके। वित्तीय लेखांकन की सीमाएं 1 केवल मौद्रिक लेनदेन रिकॉर्ड करें। वित्तीय लेखांकन केवल उन लेनदेन को रिकॉर्ड करता है जिन्हें मौद्रिक शर्तों में मापा जा सकता है। इसमें गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये मामले भी व्यवसाय की सुदृढ़ता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 मूल्य स्तर में परिवर्तन पर विचार नहीं करना। लेखांकन लागत अवधारणा को स्वीकार करता है और इसलिए समय समय पर मूल्य स्तर में परिवर्तन पर विचार नहीं करता है। यह वित्तीय लेखांकन की एक बहुत गंभीर सीमा है। बैलेंस शीट में विंडो ड्रेसिंग जब एक लेखाकार बैलेंस शीट में विंडो ड्रेसिंग का सहारा लेता है तो बैलेंस शीट व्यवसाय के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। प्रश्न 3 व्यवसाय इकाई अवधारणा से क्या तात्पर्य है। उत्तर व्यवसाय इकाई अवधारणा लेखांकन अवधारणाओं में से एक है जो बताती है कि व्यवसाय और मालिक दो अलग अलग संस्थाएं हैं और इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग माना जाना चाहिए। प्रश्न 4 भौतिकता की परिपाटी को समझाइए। उत्तर भौतिकता की परंपरा कहती है कि छोटी महत्ता वाली वस्तुओं को सख्त सैद्धांतिक रूप से सही उपचार दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति में महत्वहीन होती है। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण लेखांकन परंपराओं में से एक है। वित्तीय विवरण में ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने और दिखाने की लागत उस जानकारी से प्राप्त उपयोगिता द्वारा उचित नहीं हो सकती है। यह परंपरा लेखाकारों पर अनावश्यक रूप से बोझ डालती है यदि वे भौतिक और अभौतिक घटनाओं के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पक्ष के लिए एक आइटम अभौतिक हो सकता है जबकि दूसरे के लिए एक भौतिक आइटम हो सकता है। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। आय पूंजी एक चित्रांकन। उत्तर पूंजी पूंजी एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज का वर्णन कर सकता है जो अपने मालिकों को मूल्य या लाभ प्रदान करता है, जैसे कि एक कारखाना और उसकी मशीनरी। पेटेंट जैसी बौद्धिक संपदा या किसी व्यवसाय या व्यक्ति की वित्तीय संपत्ति। चित्रांकन चित्रांकन या रेखाचित्र बनाना कला के मूलभूत प्रकारों में से एक है। चाहे वे चित्रकार हो, मूर्तिकार हो या डिजिटल कलाकार, कई कलाकार एक मौलिक कलात्मक कौशल के रूप में चित्र बनाना सीखेंगे। लेकिन चित्रांकन केवल दृश्य कला के अन्य प्रकारों का अग्रदूत नहीं है, यह अपने आप में एक मान्यता प्राप्त कला रूप है। प्रश्न 6 देयता राजस्व और व्यय को परिभाषित करें। उत्तर देयता देयता वह चीज है जो किसी व्यक्ति या कंपनी पर बकाया होती है। आमतौर पर यह एक निश्चित राशि होती है। देयताओं का निपटान समय के साथ धन, माल या सेवाओं सहित आर्थिक लाभों के हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।
राजस्व राजस्व सामान्य व्यावसायिक संचालन से उत्पन्न धन है, जिसकी गणना औसत बिक्री मूल्य से बेची गई इकाइयों की संख्या के रूप में की जाती है। यह शीर्ष पंक्ति या सकल आय का आंकड़ा है, जिसमें से शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए लागत घटाई जाती है। राजस्व को आय विवरण पर बिक्री के रूप में भी जाना जाता है। व्यय व्यय संचालन की लागत है, जो एक कंपनी राजस्व उत्पन्न करने के लिए वहन करती है। इसे सरल शब्दों में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए खर्च की जाने वाली लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि लोकप्रिय कहावत है, पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। प्रश्न 7, लेखांकन समीकरण क्या है? उत्तर, लेखांकन समीकरण बताता है कि किसी कंपनी की कुल संपत्ति उसकी देनदारियों और उसके शेयर धारकों की इक्विटी के योग के बराबर होती है। परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के बीच यह सीधा संबंध डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की नींव माना जाता है। अकाउंटिंग समीकरण यह सुनिश्चित करता है कि बैलेंस शीट संतुलित रहे, यानी डेबिट पक्ष पर की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए क्रेडिट पक्ष पर एक संगत प्रविष्टि या कवरेज होती है। प्रश्न 8, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को परिभाषित करें। उत्तर, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन को कम से कम 2 खातों में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए आवश्यक है कि किसी लेनदेन में दर्ज सभी डेबिट का कुल मूल्य सभी क्रेडिट के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए, अन्यथा जर्नल प्रविष्टि को बैलेंस से बाहर कहा जाता है। इन नियमों की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई व्यवसाय हमेशा अपने लेखांकन समीकरण को उचित रूप से संतुलित रखता है। प्रश्न 9, लेखांकन वाउचर क्या है? विभिन्न प्रकार के लेखांकन वाउचरों के बारे में संक्षेप में बताएं। उत्तर, लेखांकन में वाउचर एक ऐसा दस्तावेज है जो आमतौर पर भुगतान को अधिकृत करने के लिए लेखा देय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसे किसी भी संगठन के लिए देयता के ज्ञापन के रूप में भी कहा जा सकता है। लेखांकन वाउचर को किसी भी संगठन में आपूर्तिकर्ताओं या लेनदारों को पार्टी के साथ किए गए व्यवसाय के लिए किए गए भुगतान के लिए एक लिखित बैकअप दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। लेखांकन वाउचर के प्रकार: 1, रसीद वाउचर, बैंक या नकद प्राप्तियों को रसीद वाउचर के माध्यम से दर्ज किया जाता है। रसीद वाउचर 2 प्रकार के होते हैं: बैंक रसीद वाउचर और नकद रसीद वाउचर। नकद रसीद वाउचर नकद में प्राप्त राशि के लिए तैयार किया जाता है। 2, भुगतान वाउचर। भुगतान वाउचर रसीद वाउचर के विपरीत होता है। रसीद वाउचर में धन का अंतर्वाह दिखाया जाता है, जबकि भुगतान वाउचर में धन के बहिर्वाह वाले लेन देन को दर्शाया जाता है। 3, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर को ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। सभी लेन देन जिसमें नकद या बैंक लेन देन या राशि का अंतर्वाह और बहिर्वाह शामिल नहीं होता है, जर्नल वाउचर के माध्यम से पारित किए जाते हैं। 4, बिक्री वाउचर। वस्तुओं और सेवाओं के लिए कोई भी बिक्री लेन देन बिक्री वाउचर के माध्यम से किया जाता है। बिक्री वाउचर संगठन में की गई नकद और क्रेडिट बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न 10, मिश्रित जर्नल प्रविष्टियों का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, एक मिश्रित जर्नल प्रविष्टि एक लेखांकन प्रविष्टि है जिसमें एक से अधिक डेबिट, एक से अधिक क्रेडिट या डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक से अधिक होते हैं। यह अनिवार्य रूप से कई सरल जर्नल प्रविष्टियों का एक संयोजन है जिन्हें निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के लिए संयोजित किया जाता है। मिश्रित जर्नल प्रविष्टि का एक उदाहरण पेरोल प्रविष्टि है, जहां वेतन व्यय के लिए एक डेबिट, पेरोल कर व्यय के लिए एक और डेबिट तथा नकदी और विभिन्न कटौती खातों के लिए क्रेडिट होता है। प्रश्न 11, जर्नल को मूल अभिलेखों की पुस्तक क्यों कहा जाता है? उत्तर, जर्नल को मूल प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि किसी व्यवसाय में होने वाले लेन देन को पहली बार जर्नल में दर्ज किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग आगे चलकर वही खाते के विभिन्न खातों में प्रविष्टियां दर्ज करने और अंततः किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 12, कैश बुक से क्या तात्पर्य है? कैश बुक के प्रकारों की व्याख्या करें। उत्तर, कैश बुक एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जो केवल किसी संगठन के नकद लेनदेन को रिकॉर्ड करने से संबंधित है। यह एक व्यावसायिक संगठन में होने वाले सभी नकद लेनदेन के लिए जर्नल और लेजर दोनों की दोहरी भूमिका निभाता है। रोकड़ बही में डेबिट पक्ष पर सभी नकद प्राप्तियां तथा क्रेडिट पक्ष पर संगठन के सभी नकद भुगतान दर्ज किए जाते हैं।
लेखांकन उद्देश्यों के लिए 4 प्रकार की रोकड़ बही का उपयोग किया जाता है। आइए हम रोकड़ बही के प्रकारों पर एक नज़र डालें। सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक को साधारण कैश बुक भी कहा जाता है। इसमें बाईं ओर या डेबिट साइड पर नकद प्राप्तियों प्राप्तियों और दाईं ओर या क्रेडिट साइड पर नकद भुगतान की प्रविष्टियां प्रस्तुत की जाती है। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में एक अतिरिक्त कॉलम होता है जो छूट के लिए आरक्षित होता है। इसलिए डबल कॉलम कैश बुक में, जिसे दो कॉलम कैश बुक के रूप में भी जाना जाता है, नकद प्राप्तियों और लेन देन को एक कॉलम में दर्ज किया जाता है, जबकि दूसरे कॉलम में प्राप्त छूट और दी गई छूट दर्ज की जाती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम डबल कॉलम कैश बुक के समान होते हैं, जबकि अतिरिक्त कॉलम बैंक लेन देन के लिए होता है। छोटी नकदी बही। छोटी नकदी बही, जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी संगठन में होने वाले बहुत छोटे लेन देन के लिए होती है। ऐसे लेन देन एक दिन में हो सकते हैं और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं, जो सामान्य नकदी बही पर अनुचित भार डाल सकते हैं। प्रश्न 13। एक उदाहरण की सहायता से कॉन्ट्रा एंट्री का अर्थ बताएं। उत्तर। एक कंट्रा एंट्री तब दर्ज की जाती है जब डेबिट और क्रेडिट एक ही मूल खाते को प्रभावित करते हैं और परिणाम स्वरूप खाते पर शुद्ध शून्य प्रभाव पड़ता है। ये वे लेन देन हैं जो नकदी और बैंक खातों के बीच दर्ज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक खाते से नकदी निकालती है और यह प्रविष्टि इस प्रकार दर्ज की जाती है। नकदी खाते को डेबिट किया जाता है जबकि बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है। प्रश्न 14। बैंक समाधान विवरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर। बैंक समाधान विवरण बैंकिंग और व्यावसायिक गतिविधि का सारांश है जो किसी इकाई के बैंक खाते को उसके वित्तीय रिकॉर्ड के साथ जोड़ता है। विवरण में एक विशिष्ट अवधि के लिए बैंक खाते को प्रभावित करने वाली जमा, निकासी और अन्य गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है। बैंक समाधान विवरण एक उपयोगी वित्तीय आंतरिक नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। प्रश्न 15। बैंक समाधान विवरण तैयार करने की क्या आवश्यकता है? उत्तर। किसी भी व्यक्ति या फर्म के खातों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण। बैंक समाधान पासबुक और कैश बुक में बताए गए बैंक बैलेंस की सटीकता निर्धारित करने की दिशा में एक प्रारंभिक और निर्णायक कदम है। जब एक अकाउंटेंट बैंक समाधान विवरण तैयार करता है तो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि व्यक्ति और फर्म की पुस्तकों में दिखाई देने वाले बैंक बैलेंस के संबंध में कोई विसंगति न रहे। प्रश्न 16। विक्रय रिटर्न बुक का क्या अर्थ है? इसका प्रारूप बनाइए। उत्तर। बिक्री वापसी पुस्तक कभी कभी बेचा गया माल दोषपूर्ण या कम गुणवत्ता का हो सकता है, इसलिए ग्राहक उन्हें वापस कर सकता है। ऐसे मामलों में जो माल बेचा जाता है और ग्राहक या खरीदार द्वारा वापस किया जाता है, उसे बिक्री वापसी पुस्तक में दर्ज किया जाता है। प्रश्न 17। क्रय रिटर्न बुक का अर्थ बताइए। इसका प्रारूप भी बनाइए। उत्तर। सहायक बही या डे बुक मूल प्रविष्टि की एक बही होती है। सहायक बही में समान लेन देन के रिकॉर्ड होते हैं। एक संगठन 6 प्रकार की सहायक बही रखता है। वे हैं कैश बुक, खरीद बही, खरीद रिटर्न बुक, बिक्री बही, बिक्री रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। प्रश्न 18। निम्नलिखित लेन देन से इलेक्ट्रॉनिक्स भिवानी की क्रय पुस्तिका तैयार करें। 2012। 03 जनवरी सन इलेक्ट्रिकल्स गाजियाबाद से खरीदा गया। 100 ट्यूब लाइटें अब 40 रुपए प्रति। 500 टेबल पंखे अब 500 रुपए प्रत्येक। व्यापार छूट अब 10%। 11 जनवरी रवि इलेक्ट्रिक कंपनी अमरोहा से माल खरीदा। 300 बल्ब अब 10 रुपए प्रति। 240 आयरन अब 200 रुपए प्रत्येक। व्यापार छूट अब 15%। 15 जनवरी मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली से फर्नीचर खरीदाओ। 10 कुर्सियां अब 1 रुपए 200 प्रत्येक। 3 टेबल अब 4 रुपए 000 प्रत्येक। 20 जनवरी रफ्तार फैंस इंडिया दिल्ली से नकद खरीदा गया। 28 राम एंड लक्ष्मण कंपनी दिल्ली से खरीदा गया। 250 ट्यूबलाइट अब 45 रुपए प्रति। उत्तर क्रय पत्रिका। तारीख चालान नंबर वाउचर संख्या विवरण आपूर्तिकर्ता का नाम वामो विवरण कुल 2012 3 जनवरी सन इलेक्ट्रिकल्स गाजियाबाद 100 ट्यूब लाइट अब 40 प्रत्येक 500 टेबल पंखे अब 500 प्रत्येक घटाओ व्यापार छूट अब 10% 4250 25 4025 1400 2,28,600
11 जनवरी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अमरोहा 300 बल अत 10 प्रत्येक 240 आयरन अत 200 प्रत्येक घटाओ व्यापार छूट अत 15% 3000 48,000 51,000 7,650 43,350। 28 जनवरी राम एंड लक्ष्मण कंपनी दिल्ली 250 ट्यूबलाइट अत 45 प्रत्येक 11,250 11,250। 31 जनवरी खरीद खाता 2,83,200। प्रश्न 19 बलवंत सिंह की रिटर्न आवक पुस्तक में निम्नलिखित लेन देन दर्ज करें। 2012 07 सितंबर सुभाष एंड सन्स कानपुर द्वारा नमूने के अनुरूप न होने पर माल वापस किया गया, मूल्य 412 रुपये 000। 18 सितंबर गांधी एंड कंपनी दिल्ली द्वारा चालान में गलती के कारण दावा किया गया, भत्ता 1 रुपये 000। 21 सितंबर माल हरिराम गोपी चंद मुंबई को बेचा गया तथा रंग में दोष होने के कारण उन्होंने 1,800 रुपये वापस कर दिया। 28 सितंबर केरल के कमल एंड ब्रदर्स द्वारा हमें 1,500 रुपये मूल्य का सामान 10% व्यापार छूट से कम करके लौटाया गया। उत्तर रिटर्न इनवर्ट जर्नल। तारीख क्रेडिट नोट न विवरण ग्राहक का नाम वामो विवरण कुल। 7 सितंबर सुभाष एंड सन्स कानपुर 1200012000। 18 सितंबर गांधी एंड कंपनी दिल्ली 10001000। 21 सितंबर हरि राम गोपी चंद मुंबई 180018000। 28 सितंबर कमल एंड ब्रदर्स केरल घटाएं व्यापार छूट अब 10% 1500 1,350। 30 सितंबर बिक्री रिटर्न खाता 16,150। प्रश्न 20 लेजर का क्या मतलब है? लेजर क्यों तैयार किया जाता है? उत्तर खाते के शीर्ष से संबंधित सभी लेन देन अलग अलग पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं और जिस पुस्तक में सभी खाते रखे जाते हैं उसे लेजर कहते हैं। इसमें एक व्यावसायिक इकाई के लिए खातों का पूरा सेट होता है और यह डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की मुख्य पुस्तक है। प्रत्येक खाता एक अलग कार्ड पर खोला जाता है। लेजर का उद्देश्य विभिन्न लेन देन के बारे में त्वरित जानकारी खाता बही एक खाते की मदद से व्यावसायिक उद्यम और व्यावसायिक लेन देन के बीच संबंधों को दर्शाता है। लेन देन पर उचित नियंत्रण प्रत्येक प्रकार के लेन देन के लिए अलग अलग खाता बही बनाए रखा जाता है। परीक्षण संतुलन तैयार करने में सहायता सभी खाता बही का अंतिम शेष परीक्षण संतुलन में दिखाया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पुस्तकें अंकगणितीय रूप से सही है। वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण परीक्षण संतुलन की सहायता से तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न खाता बही के शेष द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न 21 निम्नलिखित लेन देन को जर्नलाइज करें और उन्हें लेजर में पोस्ट करें और खातों को संतुलित करें। 2012 विवरण राशि 1 अप्रैल नकदी से व्यवसाय शुरू किया 1,00,000। 3 अप्रैल बैंक में भुगतान किया गया 30,000। 5 अप्रैल सामान खरीदा और चेक से भुगतान किया 5,000। 8 अप्रैल सामान खरीदा और चेक से भुगतान किया 15,000। 14 अप्रैल हरि से सामान खरीदा 35,000। 18 अप्रैल नकद बिक्री 32,000। उत्तर जर्नल प्रविष्टियां दिनांक 2012 विवरण वामोडो करोड़ रु। 1 अप्रैल नकद खाता 2 पूंजी खाता नकद से व्यवसाय शुरू किया 1,00,000 1,00,000। 3 अप्रैल बैंक खाता 2 नकद खाता बैंक में भुगतान किया गया नकद 30,000 30,000। 5 अप्रैल फर्नीचर ए स्लश सी 2 कैश ए स्लश सी फर्नीचर खरीदा गया 5,000 5,000। 8 अप्रैल क्रय खाता नाम बैंक खाता माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया 15,000 15,000। 14 अप्रैल क्रय खाता 2 हरी खाता लेनदारों से खरीदा गया माल 35,000 35,000। 18 अप्रैल नकद खाता 2 बिक्री खाता बेचा गया माल 32,000 32,000। खाता बही द कैश खाता तारीख विवरण जेफ राशि रू तारीख विवरण जेफ राशि रू। 2012 अप्रैल 1 अप्रैल 18 मई एक पूंजी खाते से बिक्री खाते से शेष डी तक 1,00,000 32,000 1,32,000 97,000 2012 अप्रैल 3 अप्रैल 5 अप्रैल 31 बैंक खाते से फर्नीचर खाते से बैलेंस डी से 30,000 5,000 97,000 1,32,000। बैंक खाता तारीख विशिष्ट जेफ खाता रू तारीख विशिष्ट जेफ राशि रू
2012 अप्रैल 3 मई एक नकद खाते से शेष राशि 20 तक 30,000 15,000 2012 अप्रैल 8 अप्रैल 31 खरीद खाते द्वारा शेष राशि 30 द्वारा 15,000 30,000 पूंजी खाता तारीख विशिष्ट जेफ राशि रू तारीख विवरण जेफ राशि रू 2012 अप्रैल 31 संतुलन के लिए सी/डी 1,00,000 1,00,000 2012 अप्रैल 1 मई एक नकद खाते से शेष राशि डी/डी द्वारा 1,00,000 1,00,000 1,00,000 फर्नीचर खाता तारीख विवरण जेफ राशि रू तारीख विवरण जेफ राशि रू 2012 अप्रैल 5 मई एक नकद खाते से शेष राशि डी तक 5,000 35,000 50,000 2012 अप्रैल 31 बैलेंस अकाउंट द्वारा 5,000 दो क्रय खाता प्र तारीख विवरण जेफ राशि रू तारीख विवरण जेफ राशि रू 2012 अप्रैल 8 अप्रैल 18 बैंक खाते से हरि को 1,5,000 35,000 50,000 2012 अप्रैल 31 ट्रेडिंग खाते द्वारा 50,000 हरि खाता तारीख विवरण जेफ राशि रू तारीख विशिष्ट जेफ राशि रू 2012 अप्रैल 31 मई 0.1 सी/डी को संतुलित करने के लिए डी/डी को संतुलित करने के लिए 35,000 2012 अप्रैल 3 क्रय खाते द्वारा 35,000 प्रश्न 22 तलपट परीक्षण की सीमाएं बताइए। उत्तर परीक्षण संतुलन की कुछ सीमाएं हैं। यह व्यवसाय के लाभ और हानि की जानकारी नहीं देता है। परीक्षण संतुलन का उपयोग केवल उन संगठनों द्वारा किया जाता है जो लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन करते हैं। यह सिस्टम में गुम जर्नल, खाता बही प्रविष्टियों या की गई दोहरी प्रविष्टियों को नहीं ढूंढ सकता है। यह सुनिश्चित नहीं करता कि सभी लेनदेन दी गई लेखा अवधि के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रश्न 23 मैसर्स जय जवान जय किसान एंटरप्राइजेज का दिनांक 28 अप्रैल 2014 को परीक्षण शेष तैयार करें। 31 दिसंबर 2012 को निम्नलिखित शेष राशि से खाता मात्रा मेरे पास नकदी है 31,000 बिक्री खाता 73,000 बैंक में नकदी 12,000 प्रारंभिक स्टॉक 10,000 पूंजी खाता 80,000 किराया सी 2,000 चित्र खाता 28,000 वेतन खाता 6,000 देनदार खाता 20,800 कैरेट इनवर्ड सी 500 लेनदार खाता 17,800 मशीन सी 1,500 क्रय खाता 62,000 समापन स्टॉक 5,000 उत्तर 31 दिसंबर 2012 तक मेसर्स जय जवान जय किसान एंटरप्राइजेज का परीक्षण शेष। प्रश्न 24 मूल्यह्रास प्रदान करने के उद्देश्य क्या है। उत्तर मूल्यह्रास कंपनी को किसी परिसंपत्ति से राजस्व अर्जित करने में मदद करता है जबकि लागत का एक हिस्सा खर्च होता है। मोइंस प्रत्येक वर्ष परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है। मूल्यह्रास सभी मूर्त और अचल संपत्तियों जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कार्यालय भवन, वाहन आदि पर लागू होता है। मूल्यह्रास प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य हैं सच्चे और उचित लाभ का पता लगाने के लिए मोइंस यदि मूल्यह्रास को हिसाब में नहीं लिया जाता है तो बैलेंस शीट में अचल संपत्तियों का मूल्य अधिक दिखाया जाएगा। संपत्ति प्रतिस्थापन के लिए व्यवस्था करना मोइंस यदि मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है तो शुद्ध लाभ कम हो जाएगा और मूल्यह्रास के लिए परिवर्तन के बराबर नकदी मोइंस जमा हो जाएगी और परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के लिए निधि जुटाई जाएगी। कर लाभ प्राप्त करने और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए मूल्यह्रास कटौती की अनुमति है। उत्पादन की सटीक लागत का पता लगाना। प्रश्न 25 अजय कुमार एंड कंपनी ने 1 अप्रैल 2007 को 20,000 की मशीनरी खरीदी। मशीनरी पर सीधी रेखा पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास किया जाता है। 1 अक्टूबर 2010 को मशीनरी को 8,000 में बेचा गया। यदि पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद की जाती है तो मशीनरी खाता दीजिए। उत्तर मशीनरी की लागत एफल्स 20,000 रुपये। मूल्यह्रास दर एफल्स 10%। वार्षिक मूल्यह्रास 20,000 रुपये का 10% एफल्स 2,000 रुपये होगा। संयंत्र की बिक्री की हानि की गणना 1 अप्रैल 2010 को बेचे गए प्लांट का बुक वैल्यू एवल्स 14,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2010 तक 6 महीने के लिए मूल्यह्रास एवल्स रुपये 1,000। प्रश्न 26 आरक्षित निधि से क्या तात्पर्य है। उत्तर जब कोई व्यवसाय लाभदायक स्थिति में होता है और उसमें लाभ की मात्रा अधिक होती है तो लाभ का कुछ हिस्सा अलग रख लिया जाता है।
व्यवसाय के लाभ से अलग रखी गई राशि को आरक्षित निधि कहा जाता है। लेकिन कभी कभी लाभ में से एक राशि अलग रख ली जाती है और बाद में उसे व्यवसाय से बाहर किसी चीज में निवेश कर दिया जाता है। लाभ से प्राप्त राशि को व्यवसाय के बाहर निवेश किया जाता है, जिसे आरक्षित निधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 27, रिजर्व का अर्थ बताइए। उत्तर, जब कोई व्यवसाय लाभदायक स्थिति में होता है और उसमें लाभ की मात्रा अधिक होती है, तो लाभ का कुछ हिस्सा अलग रख लिया जाता है। व्यवसाय के लाभ से अलग रखी गई राशि को आरक्षित निधि कहा जाता है। लेकिन कभी कभी लाभ में से एक राशि अलग रख ली जाती है और बाद में उसे व्यवसाय से बाहर किसी चीज में निवेश कर दिया जाता है। लाभ से प्राप्त राशि को व्यवसाय के बाहर निवेश किया जाता है, जिसे आरक्षित निधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 28, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण उन रिपोर्टों के रूप में समझाए जाते हैं जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के परिणामों को जानने में मदद करने के लिए तैयार की जाती है। आमतौर पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट या विवरण को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 29, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य बताइए। उत्तर, वित्तीय विवरण उन रिपोर्टों के रूप में समझाए जाते हैं जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के परिणामों को जानने में मदद करने के लिए तैयार की जाती है। आमतौर पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट या विवरण को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 30, संक्षिप्त नोट लिखें। मिनुस का बकाया व्यय, बी प्रीपेड व्यय। उत्तर, बकाया व्यय वित्तीय विवरणों को उन रिपोर्टों के रूप में समझाया जाता है जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के परिणामों को जानने में मदद करने के लिए तैयार की जाती है। आमतौर पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट या विवरण को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट के रूप में जाना जाता है। प्रीपेड व्यय वित्तीय विवरणों को उन रिपोर्टों के रूप में समझाया जाता है जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के परिणामों को जानने में मदद करती है। आमतौर पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट या विवरण को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 21, मेसर्स भानुमति ट्रेडर्स की निम्नलिखित जानकारी से आपको 31 मार्च 2012 तक ट्रेडिंग खाता, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करना आवश्यक है। उत्तर, ट्रेडिंग खाता, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट नीचे दिखाए गए हैं। समायोजन, 31 मार्च 2012 तक बकाया मजदूरी ₹2.500, बकाया वेतन ₹700, प्रीपेड बीमा ₹400, अंतिम स्टॉक ₹44,000। उत्तर, प्रश्न 32, कंप्यूटर के घटकों को समझाइए। उत्तर, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली शब्द का अर्थ है कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटरीकृत रूप में लेखा अभिलेखों और डेटा का रखरखाव। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लेखांकन जानकारी को संसाधित करते हैं और अंतिम परिणाम देते हैं। इनपुट यूनिट वह है जिसमें से डेटा प्रविष्ट किया जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क है। आउटपुट इकाई वह है जहां इनपुट को पठनीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 33, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता क्यों है? समझाइए। उत्तर, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली शब्द का अर्थ है कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटरीकृत रूप में लेखांकन रिकॉर्ड और डेटा का रखरखाव। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लेखांकन जानकारी को संसाधित करते हैं और अंतिम परिणाम देते हैं। प्रश्न 34, टैली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली शब्द का अर्थ है कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटरीकृत रूप में लेखा अभिलेखों और डेटा का रखरखाव। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लेखांकन जानकारी को संसाधित करते हैं और अंतिम परिणाम देते हैं। टैली एक ऐसा लेखा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यवसाय के सभी मात्रात्मक लेनदेन को बनाए रखने में मदद करता है। मोइक्स